हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का वही स्पेशल सेशन जिसमें मैं आपके लिए उपलब्ध कराए गए प्रीवियस ईयर के सेट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उपस्थित होता हूं। आज बारी है प्रीवियस सेट 8 की, जहां पर हम उसमें दिए गए 15 क्वेश्चन के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन को जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अब तक जो 7 एपिसोड बताए गए उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स मैंने चर्चा की है, वो सब आपके दिमाग में है। क्योंकि अगर वो आपके दिमाग में नहीं होगा तो स्थिति पहले जैसे ही रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नोट किए गए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी नए सेट को बनाने से पहले एक बार उस पर सरसरी निगाह जरूर दोहरा लें। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। जब कभी भी उस तरह के क्वेश्चन दोबारा पूछे जाते हैं तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि उसमें आपसे कम से कम गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की और जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, थोड़ा कठिन भी होता जाएगा, लेकिन इसमें अगर आप नियमित हैं, नियमित रूप से एपिसोड को शुरू से अंत तक देखते हैं, मेरी सारी बातें समझते हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब कभी भी मैं सेट के एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखता हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आती है, नीचे कमेंट में लिख करके मुझे सूचित जरूर करें। हम उसका निदान लेकर के जल्द से जल्द आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। बहरहाल यहां उम्मीद करते हैं कि आपने जो ये 8वां सेट है प्रीवियस ईयर का, इसे पहले से सॉल्व कर लिया होगा और अब आप आंसर मिलाने की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे बच्चे जिन्होंने इस सेट को सॉल्व नहीं किया है, सबसे पहले इस वीडियो को रोकिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से उस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए, उसे पहले बनाइए और फिर उसके बाद मेरे साथ आ जाइए आंसर और एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए यहां पर बिना देरी किए हुए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पेपर, नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेट में दिए गए 15 क्वेश्चन के आंसर क्या है और उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स लगे हुए हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस 8वें सेट में उपलब्ध क्वेश्चन के आंसर क्या है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी एपिसोड मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल नॉर्म्स ना छूटे, ताकि आगे से आपको कभी भी एरर स्पॉटिंग में समस्या ना हो। हर एपिसोड की तरह क्वेश्चन आपको बगल में दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए हम यहां पर पहला क्वेश्चन लेंगे और फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्वेश्चन है 108वां, यानी मैंने शतक पिछले ही सेशन में पार कर ली थी। 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 108वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग was highly appreciable most of the visitors by most of the visitors। देखिए वॉइस में जैसी कि चर्चा होती आई है और आप भी पहले से पढ़ चुके हैं कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस एजेंट, ये एक तरीका है। और इधर हम लिखते हैं जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है उसे, जिसे आप पैसिव का सब्जेक्ट कह सकते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर बिल्डिंग वाज हाईली एप्रिसिएबल, नहीं एप्रिसिएटेड। यहां पर क्या होगा, एक वर्ब की जरूरत है। वैसे भी जो एलवाई लगा हुआ है हाईली, ये HIGHLY, ये एक एडवर्ब है और इसके साथ एक वर्ब का होना जरूरी है। और यहां पर एप्रिसिएट एक उचित वर्ब है जो कि उसी शब्द से बना हुआ है जिससे एप्रिसिएबल बना हुआ है। तो यहां पर हाईली एप्रिसिएटेड होना चाहिए क्योंकि मुझे पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, और चूंकि वो वॉज यानी कि बी के पास्ट वाले फॉर्म के साथ आया है, पैसिव है, आगे बाय लगा हुआ है मोस्ट ऑफ द विजिटर्स, तो इसीलिए यहां पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इसका 108वें का सी। हम करेंगे क्या इसमें, तो एप्रिसिएबल को इंप्रूव करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, एप्रिसिएटेड में। तो इसलिए 108वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। ये सारे सवाल लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसकी चर्चा टेंस के किसी चैप्टर में या कहीं पर कर चुका हूं, तो खैर फिर से एक बार देख लेते हैं कि द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड। अब देखिए जैसे ही यहां पर रिवील्ड आया तो रिवील्ड आपको V2 बता रहा है, उजागर करने का सेंस यहां पर आता है REVEALED, और ये आपका V2 है। कह रहा है कि द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस have been।
ठीक है, सबसे पहले कह रहा है हिज इन्वॉल्वमेंट। देखिए यहां पर एनपीएन लगा हुआ है, हिज इन्वॉल्वमेंट, ऐसे भी आपको दिखना चाहिए, हिज इन्वॉल्वमेंट इन है और तब लिखा हुआ है फ्रॉड केसेस, तो यहां पर हैव तो होना नहीं चाहिए, इन्वॉल्वमेंट हैज बीन होना चाहिए। अगर इस लिहाजन भी आप देखते हैं, अगर आपको एक पुराना नॉर्म्स एनपीएन का वो याद है तो उस हिसाब से भी यहां पर आप गड़बड़ी तो डिटेक्ट कर ही सकते हैं। अब क्या होगा उसकी बात करते हैं। कह रहा है द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड, तो रिवील्ड है तो उजागर हुआ, इसका मतलब वो घटना पहले हुई। तो यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ टेंस था उसके हिसाब से जो घटना पहले हुई है उसको हम क्या करेंगे, पास्ट में रखेंगे, और इसीलिए यहां पर हैड होना चाहिए। तो सही सेंटेंस जो मेरा बनेगा इसके बाद क्या बनेगा, द डिस्क्रीट इंक्वायरी रिवील्ड दैट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रॉड केसेस हैड बीन मोर देन व्हाट वाज फर्स्ट गेस्ड। तो यहां पर जो हैड है वो बिल्कुल सही है, हैव को हटा करके हम हैड करेंगे, और इसीलिए जो 9वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हम इसमें क्या करेंगे, हैड कर देंगे हैव को हटा करके। वैसे भी वहां पर टेक्निकली अगर एनपीएन की बात करें तो हिज इन्वॉल्वमेंट कह रहा है, जिस लिहाजन तो हैव तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 10वां क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आई नो नथिंग इज इन प्रेजेंट। चलिए, अबाउट चेस बिकॉज माई गेम टीचर ऑल्सो वॉज नोइंग नथिंग। और आपको पता है कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसमें हम आईएनजी यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, सीधा सीधा हम वॉज नोइंग को न्यू में कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है, क्योंकि मेरे शिक्षक भी नहीं जानते थे। एक नॉर्मल पास्ट की घटना है, और आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी पॉइंट, प्योर पास्ट का पॉइंट या पीरियड, उसकी किसी घटना को दर्शाया जाता है, और वो अगर ड्यूरेशन वाला हो, हैबिचुअल वाला हो, ऐसी कोई उस समय की बात हो, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसको सिंपल पास्ट के साथ दर्शाते हैं। और इसीलिए यहां पर वॉज नोइंग को हटा करके ओब्वियसली नो के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। इसके लिए मैंने आईएनजी पर एक विशेष एपिसोड रखी थी, आईएनजी को कैसे यूज करें, कहां करें, कैसे पहचानते हैं, मैं यहां पर ऐड कर दे रहा हूं। आप इस वीडियो के बाद उसे रोक करके देखिए, ज्ञान के संवर्धन में जरूर सहायता मिलेगी। तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का, वो हो जाएगा आपका 10th का डी। चलिए अगला सवाल देखा जाए। कह रहा है ड्यू टू अनसर्टेनली कैपिटल मार्केट। अब देखिए आगे ये ly लगा हुआ एडवर्ब है, तो अनसर्टेनली जो है ये एडवर्ब है, लेकिन आगे जो है एक नाउन लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट, तो ये इस तरीके से यहां पर फिट नहीं है। अगर हम इसको एडजेक्टिव में कर दें अनसर्टेन, तब ये सही हो जाएगा कि ड्यू टू अनसर्टेन कैपिटल मार्केट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पहले ही हिस्से में आंसर मिल जाएगा, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी एक बार सवाल जरूर पढ़ लेना चाहिए। क्या जाता है, 10 सेकेंड अगर आपका एक्स्ट्रा जाता है, लेकिन आप अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि चलो भाई ये सही है कि ड्यू टू अनसर्टेन कैपिटल मार्केट कंडीशंस देयर हैज बीन ट्रेमेंडस ग्रोथ इन बैंक डिपॉजिट्स, तो अनसर्टेन यहां बिल्कुल सही है, और इसीलिए जो 11वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए 12वां देखा जाए। 12वें में कह रहा है कि हर सिंपैथेटिक नेचर एंड एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन ऑफ पीपल। अब देखिए एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन ऑफ पीपल यानी लोगों के मोटिवेशन की एबिलिटी, बट यहां पर किसी एक लड़की की चर्चा हो रही है। हर सिंपैथेटिक नेचर एंड एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल, यहां पर जो ये है एबिलिटी ऑफ मोटिवेशन ऑफ पीपल, ये देखिए पूरा मीनिंग ही गड़बड़ हो गया कि लोगों के मोटिवेशन की क्षमता, जबकि वहां पर किसकी बात की जा रही है, हर सिंपैथेटिक नेचर एंड एबिलिटी यहां से चेंज करेंगे टू मोटिवेट पीपल, मतलब उसका जो सहानुभूति वाला नेचर है और लोगों को मोटिवेट करने की जो आदत है वो क्या है, क्या कह रहा है, एबिलिटी, जो क्षमता है, यहां पर एबिलिटी की बात की गई है। मेक हर द बेस्ट ऑफ ऑल द सुपरवाइजर्स, मतलब सभी सुपरवाइजर्स में से उसे जो है बेहतर बनाता है। द बेस्ट ऑफ ऑल सुपरवाइजर्स, देखिए ऑफ का सिलेक्शन के लिए हुआ है
और आगे जो है सुपरवाइजर्स लगा हुआ है। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैं हर एक क्वेश्चन में पिछले पढ़ाए गए नॉर्म्स का अगर चर्चा होती है मैं जरूर उसको वहां पर दर्शाता हूं। तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए आपको भी कि मैंने पीछे क्या पढ़ाया है, क्योंकि अगर वो जहन में नहीं होगा तो आप तुक्का चला सकते हैं, अनजाने में लगा सकते हैं, सही हुआ हुआ, नहीं हुआ तो फिर माइनस में जाएगा। तो बेहतर है ना कि रिवीजन कर लिया जाए। इसीलिए इसका जो 12वें का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, एबिलिटी टू मोटिवेट पीपल। चलिए यहां पर एक जो सवाल है अगला, उसका मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि देखिए सबसे पहले तो 2 के साथ लिखा हुआ है LOOSE। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों में जो है ये जानकारी नहीं होगी। ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, ये एक वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब होता है ढीला होना। जी हां, ढीला होने के सेंस में, भुरभुरा होने के सेंस में, लापरवाह होने के सेंस में। अब अगर ये मेरे सेंटेंस के संदर्भ में फिट बैठ रहा है तो ठीक है, 2 + V1 होता है, हम वो करते हैं तो ठीक होगा। लेकिन देखते हैं, कह रहा है टू लूज वेट। अब चूंकि हमने वो सुन रखा है, लूज स्पेलिंग पर गौर नहीं करते हैं और अक्सर बच्चों से ये गलती होती है। मैं यहां आप सबसे जानना चाहूंगा कि आप में से किन किन बच्चों ने ये गलती की है, किन का सही हुआ है, मुझे नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। यहां पर जो सही स्पेलिंग है, लूज का मतलब ये होता है गंवाना, खोना। जी हां, तो यहां LOSE होगा लूज। LOOSE कहने का मतलब लापरवाह होने से या फिर ढीला होने से, भुरभुरे होने से, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर सटीक नहीं बैठ रहा है, कह रहा है टू लूज वेट। यहां वेट गंवाने की बात की जा रही है। कट डाउन ऑन व्हाट यू ईट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। मतलब आप जो खाते हैं उसमें कट करें, कम करें, कटौती करें और एक्सरसाइज रेगुलर करें। ये बात जरूर आपको मुझे सूचित करके जरूर बताइए कमेंट करके। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपको लगेगा ये कौन सा एरर है? जी हाँ बॉस, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जहां पर आपको दूसरे शब्द का उसी से मिलता जुलता प्रयोग। हम आगे के सेट में भी ऐसे सवाल हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे जरूर। तो जो इसका आंसर हो गया 12th 13th का, वो हो गया आपका ए। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अब यहां पर कह रहा है द लिमिटेशंस। सबसे पहले लिमिटेशंस, इसको जरा देखिएगा, यहीं पर आपको समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि 1 या 2 एपिसोड पहले, शायद पिछले में या उसके पिछले में, मैंने यह बताया था कि एंड से अगर हम 2 शब्दों को जोड़ें तो वो एक ही तरह का होना चाहिए। और इस पर मैंने बताया था कि राम एंड गुड कभी आपने जोड़ा है, आपने क्या जोड़ा है? तो आपने जोड़ा है नाउन की तरह। तो इस तरीके से जो है यहां देखिए कि लिमिटेशंस में आपको देखते हैं, ये आपको पता है ये नाउन की पहचान है, ठीक। अब दूसरे तरफ जो है ये कॉन्स्ट्रेंट्स, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बाधित करना। इसको लिख लीजिएगा, कॉन्स्ट्रेंट्स, CONSTRAINS, कॉन्स्ट्रेन, इसका मतलब होता है बाधित करना। जबकि मुझे क्या चाहिए? नाउन चाहिए। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कॉन्स्ट्रेंट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध या असहजता। जैसे तंगी, असहज होना, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ये हम यूज करते हैं। आपने भी कभी कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक न्यूज पढ़ने के दौरान इकोनॉमिक्स में ऐसा पढ़ा होगा। तो यहां पर जो शब्द होगा वो होगा कॉन्स्ट्रेंट, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा कि द लिमिटेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स with which you and I have been managing our work have been duly realized by our supervisors। मतलब है कि जिस सीमा में बंध कर और तंगी में, असहजता में जो हमने काम किया, वो हमारे सुपरवाइजर के द्वारा जो है अच्छी तरह से रियलाइज किया गया है। यहाँ पर हैव बीन ड्यूली रियलाइज्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर फिट है। तो देखिए फिर से एक शब्द की जो मार है, अगर ये आपको नहीं आता है, कॉन्स्ट्रेन का मतलब बाधित करना, और ये एक प्योर वर्ब है, ये एक नाउन है और एंड के साथ जुड़ा हुआ। अगर इस बात को आप समझते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई यहाँ गड़बड़ है। और अगर आप नहीं समझते हैं, ये आपके ध्यान में नहीं रहता है कि एंड से हम सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, नाउन तो नाउन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो 14th का आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका ए।
14th का भी आंसर क्या हो गया? ए। हम जो यहां पर है कॉन्स्ट्रेंट्स को हटा करके कॉन्स्ट्रेंट्स लगाएंगे, जिसका मतलब होता है प्रतिबंध या असहजता। चलिए 15वां सवाल देखते हैं। कहता है हाउ, देखिए ये इसमें ना बहुत लोग फंस गए होंगे। जरा सेंटेंस को हम तोड़ते हैं, लिखते हैं और तब समझिएगा कि ये क्या है इसमें। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हाउ कुड वन, और इसके बाद गौर कीजिएगा कोमा है, नीचे क्या है, इस हिस्से को लिखते हैं बी ग्रांटेड प्रिविलेजेस, है ना, और क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु हैड ऑल अलोंग बीन अ क्रिमिनल। ठीक है, देखिए आप जरा इस हिस्से को गौर करिए। मैं यहां पर लाल इंक से इसको घेरता हूं और अब जरा देखिए तो सेंटेंस सही है। जरा देखिए कि हाउ कुड वन बी ग्रांटेड प्रिविलेजेस, सही है। कैसे किसी के लिए प्रिविलेज ग्रांट किया जा सकता है, यहां पर वही है। और कौन से वो लोग हैं, तो उसके बारे में कहा है हु हैड ऑल अलोंग बीन अ क्रिमिनल, वो जो हमेशा से क्रिमिनल रहे हैं। तो ये सेंटेंस ना इस तरीके से ट्विस्ट करके देता है। सेंटेंस को समझिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए कुड के साथ बी लगा हुआ है, बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, ये पैसिव है। हम इसकी चर्चा करेंगे आगे, जब विस्तार से हम वॉइस में आएंगे तब बात करेंगे। खैर अभी तो थोड़ी बहुत बातें मैंने आपके साथ की है। हाउ कुड वन बी ग्रांटेड प्रिविलेजेस, क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल सही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। अब वो कौन से लोग हैं, इस वन को रिलेटिव से एक्सटेंड किया है कि हु हैड ऑल अलोंग बीन, और देखिए हैड के बाद V3, ये भी सही है, अ क्रिमिनल की जो हमेशा से रहा है, इसीलिए 15th जो है वो आपका है नो एरर, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसको भी कमेंट कर करके बताइए कि किन किन लोगों ने इसमें नो एरर लगाया है, किन किन लोगों ने एरर लगाया, और एरर लगाया तो क्या लगाया। चलिए 15वें का जो आंसर है वो है नो एरर एंड ऑप्शन इज ई। चलिए 16वां देखते हैं। इसमें एक जानकारी है, छोटी सी जानकारी है, वो आप समझिए। बिकॉज ऑफ, और एक है ड्यू टू। आसान भाषा में अगर मैं समझा दूं तो ये एक एडवर्ब है और ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए आप कहें तो हर सक्सेस is due to her parents' dedication। अरे यार मार्कर चेंज कर लें। और इसको अगर देखें तो आप कहेंगे I walked home because of new बस शेड्यूल। देखिए यहां पर ये जो इस्तेमाल हुआ है ये नाउन के लिए, मतलब क्या है कि ये एडजेक्टिव है, इसको जब भी इस्तेमाल करेंगे तो नाउन के लिए करेंगे, और इसको जब भी करेंगे ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, तो इसको जब भी करेंगे वर्ब के लिए करेंगे। वॉक्ड बिकॉज ऑफ, ठीक है, सक्सेस ड्यू टू, सिंपल सा है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है सक्सेस नाउन है और वॉक एक वर्ब है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी वाली है कि बिकॉज ऑफ को हम एडवर्ब की तरह यूज करते हैं और ड्यू टू को हम एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हैं। तो अब यहां पर हम सवाल देखते हैं कि द चाइल्ड कंप्लेन्ड दैट ही वॉज डिनाइड हिज फादर्स लव। अब यहां पर लव जो है वो आपका एक वर्ब है और इसीलिए यहां ड्यू टू का प्रयोग अनुचित है। अगर आप इस बात को याद रखते हैं कि हम बिकॉज ऑफ का प्रयोग वर्ब के लिए करते हैं और ड्यू टू का प्रयोग नाउन के लिए करते हैं। सीधा सा है कि हर सक्सेस इज ड्यू टू हर पेरेंट्स डेडिकेशन, उसकी सफलता उसके माता पिता के डेडिकेशन की वजह से है। तो यहां हम ड्यू टू का प्रयोग नाउन के लिए करते हैं और बिकॉज ऑफ का प्रयोग हम वर्ब के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत अहम जानकारी है, इस पर बहुत सारे एरर आपको मिलेंगे और इस लिहाजन जो 16th का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। चलिए
अगला सवाल देखा जाए 17वां, और 17वें में कह रहा है कि he was grateful to me for the help that I had extended for him। एक चीज देखिएगा कि extend to someone, for नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखने की है। extend to someone, किसी के लिए अगर करते हैं तो उसके साथ to लगाते हैं, for का प्रयोग नहीं होता है। तो उस लिहाजन यहां पर भी आपको बहुत आसानी से दिख गया कि he was grateful to me for the help that I had extended to him, और इसीलिए इसका भी जो आंसर है 17th का वो हो जाएगा C। ये आपको ध्यान में रखना है कि extend to someone, extend for someone नहीं होगा, extend to someone, और इसीलिए यहां पर जो for है वो आपका गलत है। चलिए 18वां देखा जाए। बड़ा ही आसान सा सवाल रहा है इस सेट का, कुछ ज्यादा बातें नहीं आई, बस एक बात मैं फिर से दोहरा दूं कि ड्यू टू नाउन के लिए यूज होता है और बिकॉज ऑफ वर्ब के लिए यूज होता है, एक एडवर्ब की तरह। चलिए, कहता है while undergoing a strenuous workout he suffered a massive heart attack। luckily adverb, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा verb, और यहां पर देखिए luckily survival ना, यहां पर एक verb इसी इसका जो वेरिएंट है survive, ठीक है, वो आएगा। लेकिन अब ये डिसाइड करना है कि क्या ये सही है। हम पीछे देखेंगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है कि while undergoing a strenuous workout he suffered, इसीलिए survived। suffered is V2 indicates past, that's why luckily survived। यहां पर क्या हो जाएगा survive, not survival, और इसीलिए जो 18th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, luckily survived। ये हम कैसे पहचानते हैं कि अगर मेरे सेंटेंस में एडवर्ब दिया हुआ है तो हम ये देखेंगे कि क्या वो एडवर्ब किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है या उसको क्वालिफाई करवाने के लिए जो शब्द रखा गया है क्या वो वर्ब है, नहीं है तो उसे हम बदलेंगे। जैसे सवाल नंबर 8, चूंकि इस सेट का पहला सवाल था हाईली एप्रिसिएबल, वो भी गलत था, हाईली एप्रिसिएटेड, और यहां पर लकीली सर्वाइव्ड। और ये मैंने कैसे डिसाइड किया कि भाई सर्वाइव नहीं सर्वाइव्ड होगा, क्योंकि सेंटेंस मेरा पास्ट में है, ही सफर्ड अ मैसिव हार्ट अटैक। चलिए 19th नंबर देखा जाए, कहता है ही थिंक्स दैट, ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूं कि ही थिंक्स दैट वंस ही पेड मनी ही इज रिलीव्ड ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, पैसे अदा करने की बात पहले होगी और वर्तमान समय में वो रिलीव्ड हो गया, इस बात को उसको लगता है कि भाई उसको सब चीज से मुक्ति मिल जाती है ऐसा कर देने से। तो यहां जो है ही पेड, एक्चुअली ये पास्ट में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर ये देख रहे हैं कि इज के बाद रिलीव्ड लगा हुआ है, तो ये जब हम यहां पर इज के बाद जब हम लिखते हैं, यहां जब हम इज के बाद लिखते हैं ना कुछ भी पास्ट पार्टिसिपल, तो ये याद रखिएगा कि ये प्रेजेंट का ही फॉर्म होता है। ये जो है प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म होता है, इज के साथ, आर के साथ, एम के साथ अगर हम पास्ट पार्टिसिपल लिखते हैं तो वो पैसिव का फॉर्म है, वो वॉइस का फॉर्म है, बट वो पास्ट को डिनोट नहीं करता है। वो हम पास्ट या प्रेजेंट यहां से डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये तो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ये यहां पर अब एक्शन को डिनोट कर नहीं रहा है, तो इसको हम देखेंगे नहीं, इसके आधार पर देखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल के पहले किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। जैसे पहला सवाल नंबर 8 देखिए, वहां पर क्या है, वॉज एप्रिसिएटेड, तो वो भी पैसिव है बट वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। और यहां क्या कह रहा है कि he thinks that once he has paid, यहां पर has लगना चाहिए, इसको हम प्रेजेंट में रखेंगे क्योंकि he is relieved है, was नहीं है, past नहीं है, इसलिए यहां पर he has paid। क्या हो जाएगा, he has paid। वैसे भी मुझे इस paid को जो past है इसको प्रेजेंट में चेंज करना होगा, एंड द बेस्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि पहले पैसा चुका दिया तो कोई ये समझता है कि उसको सब चीज से आजादी मिल जाती है पैसा दे देने से, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर जो है बी ऑप्शन में वंस ही हैज पेड मनी, और इसीलिए जो 19th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। चलिए उसके बाद कह रहा है 20 नंबर, देखिए
20 नंबर में कह रहा है कि टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड। अब यहां पर देखिए कि 2 बार जो बी का प्रयोग हुआ है वो गलत है। इसमें जो पहली बार में कैन नॉट के बाद बी लगा हुआ है ये अनावश्यक प्रयोग है। आप देखिए कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी, जब यहां है ही तो इसकी क्या जरूरत है, ये अनावश्यक है। ये जो है सेंटेंसेस की रचना है, ये ध्यान रखना है कि जब हम एक बार यहां पर वर्ब लगा दिए तो आगे हम थर्ड फॉर्म रख सकते हैं, बार बार मुझे हैज हैव नहीं लिखना पड़ता है। तो ये यहां पर अनावश्यक है, जबकि यहां पर लिखा हुआ है तो इसलिए वो ठीक है कि क्या हो जाएगा, टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ कैन नॉट एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ये सही हो जाएगा। कैन नॉट एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड, वो दोनों एक साथ लिखा गया है, कैन नॉट एंड शुड नॉट, इसलिए बाद में उसके बी होगा। और ये जो बी नंबर में बी है ये अनावश्यक प्रयोग है, इसलिए 20 का जो आंसर है वो बी है। इसमें से बी को हटा लेंगे, बहुत सारा बी हो गया यहां पर। चलिए 21वां सवाल देखें कि पीपल एक्सप्रेस देयर एक्सपेक्टेशंस दैट देयर लीडर्स शुड नॉट रिजॉर्टिंग। और आपको पता है ये बहुत ही बचकाना सी जानकारी है कि मॉडल वर्ब प्लस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ओरिजिनल फॉर्म। तो रिजॉर्टिंग नहीं होगा, शुड नॉट रिजॉर्ट। यहां क्या होगा, शुड नॉट रिजॉर्ट, इसमें से आईएनजी हटा देंगे और इसीलिए जो 21वें का आंसर हो जाएगा। बड़ा सा कॉमन सा कंसेप्ट है कि भाई मॉडल वर्ब के साथ हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और इस लिहाजन जो 21वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। चलिए आखिरी सवाल देखा जाए इस सेट का। कह रहा है वी एज द लीडर्स एज द एडिटर्स ऑफ अ पॉपुलर मैगजीन वुड लाइक टू नो व्हाट आर अदर टॉपिक्स। देखिए यहां पर एक चीज की गड़बड़ी है और ये बड़ा ही बच्चा वाला सवाल है। मैं इसको बच्चा वाला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये छोटी सी जानकारी है और थोड़ी सी जागरूकता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर के। व्हाट आर अदर टॉपिक्स, देखिए तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन है नहीं है ना, जब साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है तो आर यहां होना चाहिए। व्हाट अदर टॉपिक्स आर, साइन ऑफ इंटरोगेशन के केस में, दैट मीन्स इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम क्या करते हैं, इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। बट यहां पर इस सेंटेंस में कहीं से भी ऐसा नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है और इसीलिए हम आर को अदर टॉपिक्स के बाद रखेंगे और इसीलिए जो 22वें का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बड़ा आनंद आ रहा होगा इस एक्सप्लेनेशन और इस एरर स्पॉटिंग के सेशन को करते हुए, सवाल बनाते हुए आप आनंदित हो रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ एक और बात, हर पिछले एपिसोड की तरह यहां पर भी अंत में एक प्रीवियस ईयर का सेट है जो कि नया है। वीडियो को रोक करके वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उसे डाउनलोड करें। मैं सॉल्यूशन देते जा रहा हूं, आप अगले सेट को बनाते रहिए, उसके साथ फ्रेंडली होते रहिए। आप ये देखिए कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। जितनी परेशानी पहले सेट के दिन थी क्या अब है? विश्वास कीजिए आगे जितने सेट्स आते जाएंगे एक दिन ऐसा भी आएगा कि 15 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे नहीं कराने पड़ेंगे और आप लगभग सब बना चुके होंगे। चलिए अब यहां से विदा लेने की बारी हो गई है, तो अगले दिन हम सेट 9 के आंसर के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।